धन्यवाद। स्वागतम मित्रों, मैं जीवी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद यूनियन इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश। मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि इस समय हमारे संगठन में एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव है और बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ न्यू कमर्स हैं और विभाग में बढ़े हुए कार्य को इस कोरोना के संकट में बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। इस कोरोना की घड़ी में, इस विश्वव्यापी और देशव्यापी संकट के दौरान जितने समर्पण और जितने ही कठिन मेहनत के साथ कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए संगठन आप सभी को नमन करता है। एक चीज़ पिछले समय से हम लोग लगातार महसूस कर रहे कि हमारे जितने भी नए लोग आए, उनको विभागीय कार्य पद्धति से कैसे हम लोग रूबरू कराएं, कैसे उनको सही तरीके से कार्य करने की पद्धति के बारे में बताएं। विभागीय नियमों की जानकारी के अभाव में मैं तमाम जगहों पर देख रहा हूं, प्रदेश भर में कई जगहों पर हमारे लोग अनजाने में, अनचाहे में गलतियां कर बैठते हैं और उसका बहुत बड़ा खामियाजा उनको और संगठन को भी भुगतना पड़ता है। तो हमारा प्रयास पिछले कई वर्षों से रहा कि हम लोग आपका प्रशिक्षण करा पाएँ, आपके बीच आ पाएँ, लेकिन नियति को शायद ऐसा मंजूर नहीं था कि हम आपके बीच आते और अपनी बात रख पाते, विभागीय और संगठनात्मक दोनों प्रशिक्षण आपको दे पाते। संभवतः यह नियति को मंजूर नहीं था। लेकिन इस बीच जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द निकाला, उन्होंने एक टैग लाइन रखी जिसने हम लोग को बहुत टच किया, और वो ये लाइन थी कि इस आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए। और इस आपदा को अवसर में बदलने के क्रम में आपने देखा होगा कि पिछले समय में हम लोगों ने लगातार ऑनलाइन के माध्यम से आपके बीच पहुंचने, आपकी समस्याओं को दूर करने और आपके जो ऐसी क्वेरीज हैं विभाग से संबंधित या संगठन से संबंधित, उनको समाप्त करने को लेकर के प्रयास किया है। लगातार हम लोग प्रयास करते रहे हैं। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि फेसबुक लाइव मैं स्वयं रहा, हमारे महासचिव जी फेसबुक लाइव रहे, और इसके अलावा 10 मई से 17 मई तक हम लोग लगातार हर जोन में, प्रदेश के हर जोन में सभी सदस्यों से 2 टीम बना करके, एक का प्रतिनिधित्व मैंने किया, नेतृत्व मैंने किया, और एक का हमारे केंद्रीय महासचिव जी ने किया, और दोनों लोगों ने मिलकर के पूरे प्रदेश भर में लोगों से बातचीत की। और उसके बाद ये करने के बाद उनकी जो समस्याएं, जिज्ञासाएं काफ़ी कुछ शांत हुई और उनका समाधान हुआ। उनकी समस्याओं का भी काफ़ी कुछ, उनकी जिज्ञासाएं भी शांत हुई। और इसके साथ साथ जो हमारे इस वर्ष के लक्ष्य थे उनको भी पूरा कराने में, चाहे सदस्यता, चाहे भवन कोष, चाहे कल्याण योजना, इसमें एक आशातीत वृद्धि हुई। इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा जब ये कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, आज आप देखें कि हम लोग 10,000 पर डे की स्थिति में थे आज से कुछ एक महीने पहले, और आज 28,000 की नौबत आ गई है पर डे की। यानी ये संकट बहुत बेतहाशा ढंग से बढ़ रहा है और हम नहीं चाहते कि आपके बीच आकर के आपके परिवार को, आपको स्वयं हम संकट में डालें। तो ये एक जो नायाब माध्यम निकला है ऑनलाइन और वेब सीरीज के माध्यम से आपके बीच पहुंचने का, हम समझते हैं कि हम लोग एक टेक्निक लोग हैं, हम लोग तकनीकी से जुड़े हुए लोग हैं। हर व्यक्ति के हाथ में हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन है, जिसके माध्यम से हम तमाम सोशल साइटों को एक्सप्लोर करते हैं। तो संगठन की चीज़ों को भी निश्चित तौर पर बहुत प्रभावी ढंग से और विभाग की चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मित्रों, हमारा ये स्पष्ट मानना है, संगठन का स्पष्ट मानना है कि यदि विभाग अच्छी तरह चलता है और विभाग का कार्य अच्छी तरह चलता है, तो हमारी मांगों, समस्याओं, हमारी चीज़ों को सुलझाने में, उनको लेने में हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम काम करके और अपना रिजल्ट दे करके तब अपने हक की बात करते हैं। और ये हमारी संस्कृति रही है और ये हमारा कल्चर रहा है, और इसके तहत हम लोगों ने सदैव कार्य किया है। हमारे अग्रजों ने कार्य किया और हम लोग भी कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में चूँकि मैं आज एक ऐसे जगह पे हूँ, हम लोगों ने पिछले समय भी ये चर्चा की थी, संगठन में चर्चा हुई थी कि प्रशिक्षण कैसे दिलाया जाए, ऑनलाइन माध्यम से हम लोग आपके बीच जाएं, प्रशिक्षण दिलाएं। और उसी की एक छोटी सी शुरुआत, चूँकि आज मैं एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पर लोग इस कार्य को बहुत बखूबी कर रहे हैं, तो एक इंट्रोडक्टरी तौर पर, एक प्रस्तावना के तौर पर आपके बीच हम आए हैं और एक छोटा सा विषय लेकर के हम आपके बीच, हमारे बीच में जो इसके विषय विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर पंकज गुप्ता जी, और ये हमारे पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में सहायक अभियंता एसडीओ हैं और बहुत ही प्रोटेक्शन के जानकार व्यक्ति माने जाते हैं। तो चूंकि एक प्रोटेक्शन को लेकर के, ब्रेकर की ड्राइंग को लेकर के, विभिन्न ब्रेकरों में कैसे ट्रिपिंग होती है, कैसे उसकी चार्जिंग होती है, कैसे
उसमें दिक्कत आ रही है उसको दूर कैसे किया जाए, ये प्रदेश व्यापी समस्या है। 33/11 को लेकर के हो, चाहे ट्रांसमिशन एंड से हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन एंड से हो, कहाँ क्या समस्या आ रही है, हम इसको लेकर के आपके बीच में अगले 2-3 हफ्तों के बीच में आएंगे, जल्दी ही आएंगे। उसकी शुरुआत एक छोटी सी हम आप आज करने जा रहे हैं, और उसमें जो भी आपकी क्वेरीज हों इन चीज़ों को लेकर के आप अभी से डाल दें। हम कोशिश करेंगे, हम अभी अपने लोगों से चर्चा करके अगले 2-3 सप्ताह में 1 बाय 1 करके एक वेब सीरीज के माध्यम से आपके बीच में इन चीज़ों का, इनकी ड्राइंगों को समझने, इनके प्रोटेक्शन कैसे फंक्शनिंग करता है, कैसे अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है उसको ट्रबल शूटिंग कैसे हो, इन चीज़ों के बारे में हम 2-3 अपने एपिसोड के माध्यम से आपके बीच आने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको मिलवाना चाहता हूं, हमारे बीच में पंकज गुप्ता जी हैं, और जो कि एक विषय विशेषज्ञ हैं और साथ साथ एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं, और मैं इनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं कि आएँ और इस संगठन में जो एक प्रण किया है, जो एक अपने सदस्यों को कैसे उनके बीच पहुँचे, उनको कैसे फैसिलिटेट करे, उसके क्रम में जो हम लोगों ने कार्य शुरू किया है और उसकी शुरुआत आज पंकज गुप्ता जी से होने जा रही है। मैं आपका बड़ा स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप आएँ और सदस्यों को इन चीज़ों से रूबरू कराएं। ये पंकज गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, थोड़ा डिस्टेंस हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये आपको सारी चीज़ बताएंगे, कुछ आज इंट्रोडक्शन देंगे और आगे क्या क्या एक प्रस्तावना रखेंगे जिससे हम आपके बीच आएँ और अपने सदस्यों को जो भी उनका टेक्निकल सपोर्ट हो सके वो पूरा कराएं। धन्यवाद मित्रों। आगे पंकज गुप्ता जी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद केंद्रीय अध्यक्ष महोदय। दोस्तों, जैसा कि केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि हम लोग जो है अगले कम से कम 3 से लेकर के 4 सप्ताह तक हम लोग इस राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन यूपी उत्तर प्रदेश के जो ऑनलाइन पोर्टल पे हम लोग लगभग 3 से 4 सप्ताह तक आप लोगों के सामने आएंगे, और हम लोगों की जितनी भी बातें होंगी वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा एक जनरल बात बताता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ये चाहता हूँ कि इस समय कोविड-19 वाला पूरा सिस्टम आप देख ही रहे हैं, इस महामारी के दौर में आप गुजर रहे हैं। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में हर आदमी ये चाहता है कि कम से कम कॉम्पैक्ट बात हो, जो भी बातें हों वो सार्थक हो, उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकले। मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका टाइम लेना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले जैसे डिपार्टमेंट में मैं 2007 में जूनियर इंजीनियर पद पे चयनित होकर के आया था, और उसके पहले मैं 3 साल हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में रहा। तो वहाँ भी सहयोग की बात थी कि मैं प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम देखता था। 2007 में एज ए जूनियर इंजीनियर जब मैं आया तब भी मैं यहाँ टीएनसी में ही तब से पढ़ा हुआ हूँ और बहुत इन्जॉय करता हूँ चीज़ों को। इसके बाद 2015 में मई में हमारा प्रमोशन हुआ सहायक अभियंता पद पे। इस समय मैं सहायक अभियंता टीएनसी इलाहाबाद मिंटो पार्क में कार्यरत हूँ दोस्तों। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे आप ट्रांसमिशन के टीएनसी में हो या ट्रांसमिशन में हो, ये इस बात पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है कि अगर हम अपने काम को अपने हाथ से करते हैं, सपोज दैट हम कोई भी काम हमारे फील्ड का है, अगर हम उसको अपने हाथ से करेंगे मान लीजिए, तो हम वो काम ज़रूर कर पाएंगे। हम लोगों को नॉर्मली इस चीज़ से बचना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हम काम करवाएं किसी से, काम करवाना दोस्तों एक अलग बात है, लेकिन मैं उस दौर में भी जब मैं न्यूकमर था तब भी मैं अपने हाथ से पेचकस प्लास से काम करता था। आज भी मैं पेचकस प्लास चलाना ही पसंद करता हूँ, पैनल में घुस के मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने में। तो मैं आपको जितनी भी बातें बताऊंगा, आप यकीन मानिए फील्ड में वो प्रॉब्लम आप ज़रूर फेस करते होंगे। मैं बाई नेम सब स्टेशन गिनवा दूंगा, फीडर का नाम बता दूंगा आपको, ऑल ओवर यूपी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। मैं बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम आप फेस ज़रूर करते होंगे, और बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास आज टाइम है नहीं, क्योंकि ये हम लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके नहीं आए थे। लेकिन अब हम लोग जब आज के बाद मिलेंगे ना, तो वेल प्लान्ड मिलेंगे आपको, और ये काम हमारा महीने 2 महीने तक चलता रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए, एक बात सुनिएगा, जैसे सपोज मान लीजिए हम लोग ट्रांसमिशन में हैं, अगर सपोज ट्रांसमिशन विंग के अगर हम लोग हैं, मान लीजिए ट्रांसमिशन विंग के, तो एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मली 132 केवी का अगर बिजली घर में बना दूं, सपोज ये बस बार है, सपोज ये 132 केवी का एक सब स्टेशन का बस बार हमने बनाया दोस्तों। 132 केवी का सब स्टेशन है। अभी यहाँ पे एक हमने सर्किट ब्रेकर बनाया, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। मान लीजिए ये 132 केवी की सप्लाई आई, हमारे पास जो भी बिजली घर 132 केवी सिस्टम पे चल रहा है मान लीजिए, वहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे या तो
काफ़ी पुराना बिजली घर होगा, अगर मान लीजिए लोड बहुत कम होगा तो 20 MVA का ट्रांसफार्मर होगा। थोड़ा सा लोड बढ़ता है दोस्तों तो 40 MVA तक जाते हैं, और लोड बढ़ता है तो 40 को रिप्लेस कर देंगे 63 MVA से। अभी फिलहाल 100 MVA के भी ट्रांसफार्मर कहीं कहीं आए हैं, लेकिन इक्का दुक्का ट्रांसफार्मर आया है। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर आपको 40 MVA और 63 MVA मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि कम से कम 10 से 15 मिनट हम लोग लें और एक उदाहरण आपको बखूबी बता पाएँ। आप देखेंगे कि यार वाकई ये तो प्रॉब्लम वाकई यहाँ आ रही थी। मैं बताता हूँ आपको, बाई नेम बताता हूँ, और मैं बताता हूँ आपको कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे बच पाएंगे। ये हमने ट्रांसफार्मर का दोस्तों सिंगल यहाँ पे एक सिंबल बनाया है। ये स्टार स्टार ट्रांसफार्मर है दोस्तों, और ये इसका स्टार पॉइंट ग्राउंड है। यहाँ पे ये 132 kV की सप्लाई हमने दिया, और यहाँ से ये 33 kV का बन के तैयार हो गया। 33 kV ये हुआ, 33 kV बस बार, 33 kV बस बार बन के तैयार होगा। दोस्तों ये जितना भी सिस्टम अभी आपके सामने इस वाइट बोर्ड पे बना हुआ है, ये पूरा सिस्टम 132 kV विद्युत उपकेंद्र के परिसर का है। अभी आप डिस्ट्रीब्यूशन पावर हाउस पे पहुंचे नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा। यहीं से अब हम पूरा इसका एक एक लाइटनिंग अरेस्टर CT-PT नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं आप वहां तक पहुंच जाएंगे खुद ही। आप यहां से 33 kV की एक लाइन, जिसको आप 33 kV फीडर कह रहे हैं, एक 33 kV का फीडर निकला। और ये जो लाइन है ना दोस्तों 33 kV वाला, सबको पता है कि इसकी पेट्रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला करता है, ये सबको पता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है। इसके बाद आप 33 kV बटे 11 kV के डिस्ट्रीब्यूशन वाले पावर हाउस पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ से हमारे एक जूनियर इंजीनियर एक अवर अभियंता बंधु का डिस्ट्रीब्यूशन पावर हाउस शुरू हो जाता है। यहाँ तक ये वाला एरिया हमारा जूनियर इंजीनियर जो ट्रांसमिशन के हैं हमारे मित्र, ये उनका है इस बस बार तक। इसके बाद ये 33 kV की लाइन जब निकली दोस्तों, तो इस लाइन का रख रखाव, पेट्रोलिंग, मेंटेनेंस, ओवरहालिंग जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अवर अभियंता महोदय करेंगे। इसके बाद ये जो बस बार हम यहाँ ला के बना दे रहे हैं, ये 33 kV का जो बस बार है ये उसी वितरण पावर हाउस का है दोस्तों, उसी डिस्ट्रीब्यूशन पावर हाउस का है। और इसके बाद आप यकीन मानिए यही 33 kV का ये जो बस बार आप बनाते हैं, यहीं से आप सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर लगा करके एक 2 बाइंडिंग का ट्रांसफार्मर, नॉर्मली मैं आपको ये भी बता दूं, सपोज ये डेल्टा है, ये स्टार है, मैं बता रहा हूं आपको, या तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन वाले पावर हाउस पे 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा होगा दोस्तों, या 8 MVA का लगा होगा, और बहुत होगा तो 10 MVA का लगा होगा। अभी फिलहाल यही चलन में है, मैं बता दूं आपको, आप जब भी मन करे, चूंकि आपका तो बिजली घर है ही है, आप रोज मुलाकात करते होंगे तो आप लोग तो बेहतर समझते हैं। इसके बाद ये 33 kV इसको मिला, इसके बाद यहाँ से फिर ये 11 kV बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से 11 kV के डिस्ट्रीब्यूटर निकल गए डिफरेंट जगहों पे। फिर इसके बाद एरिया में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर 10 kVA, 45 kVA, 63 kVA, 100 kVA का ट्रांसफार्मर लग जाता है। बाकी की कहानी आप जानते हैं। जो हम तुमको यहाँ पे, जो हम आप लोगों को बताने आए थे, उस संदर्भ में बात करना चाहते हैं। जरा आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऑनेस्टली और बहुत धीरे धीरे सुनिएगा जरा। जैसे ही मैं कहूँ कि ये ट्रांसफार्मर 3 फेज का है दोस्तों, ये सिंगल लाइन डायग्राम है, लेकिन सारी चीज़ें हमारी 3 फेज की है। ये 40 MVA का ट्रांसफार्मर अगर 132 kV बटा 33 kV का है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे अवर अभियंता साथी हैं सब बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, उनको रटा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इस 40 MVA के ट्रांसफार्मर का 132 kV साइड की फुल लोड करंट निकालना, बस 1 मिनट लगेगा आपका। फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं? 3 फेज के ट्रांसफार्मर की बात हो रही है दोस्तों। हालांकि मैं बता दूं सब कुछ रटा होगा आपको। यहाँ की 132 kV साइड की रेटेड फुल लोड करंट 175 एम्पियर होती है दोस्तों। फुल लोड करंट 175 एम्पियर होती है। जैसे मान लीजिए अगर हो सकता है, अगर 0.1% भी हमारे अवर अभियंता साथी को दिक्कत हो रही है सपोज, तो वैसे देख सकता है 40 MVA का ट्रांसफार्मर है, इसको VA में बदल लोगे तो 40 × 10⁶ हो जाएगा दोस्तों। 3 फेज का ट्रांसफार्मर है तो √3 का गुणा हो जाएगा। 132 kV का करंट चाहते हो तो यहाँ 132 kV का वोल्टेज लिख देना, और 132 kV साइड की करंट चाहते हो लाइन करंट, तो भाग दे के देख लेना, आपको 175 एम्पियर की करंट फुल लोड करंट यहाँ का मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज और भी है कि अगर यहाँ 132 kV है और यहाँ 1/4 वोल्टेज हो गया दोस्तों, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये परिणामित्र है। अगर वोल्टेज को 1/4 कर दिया तो करंट को 4 गुना बढ़ा देता होगा। बात बड़ी पुरानी
आसानी है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। 175 एम्पियर अगर यहाँ करंट है दोस्तों, तो यहाँ 33 kV साइड में फुल लोड करंट निकाल के देख लेना। आप 4 गुना कर लो ना, 175 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 700 एम्पियर यहाँ आ जाएगा दोस्तों। मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अब ये 33 kV की लाइन यहाँ से आपकी जा रही होती है दोस्तों। 33 kV पे अगर कोई प्राइवेट फीडर नहीं है, जैसे मैं नैनी कॉम्प्लेक्स देखता था 132 kV सड़वा पावर हाउस, तो वहाँ पे रेमंड 33 kV रेमंड नाम से एक फीडर जाता था, हालांकि इस समय रेमंड बंद हो गई है। वहाँ पे बिगिनिंग स्टेज में 100/1 की सीटी लगी थी। लेकिन अगर कोई मान लीजिए सपोज दैट प्राइवेट फीडर ना हो के पब्लिक फीडर होगा, तो 33 kV पे ज़्यादातर आप देखते होंगे 200/1 की सीटी लगती है या 400/1 की। मैं 33 kV की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर मान लीजिए 33 kV की हम बात करें, तो सपोज दैट यहाँ पे जो सीटी लगेगी या तो वो 400/1 का होगा और या तो वो 200/1 का होगा। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये तो हो गई बात 33 kV के फीडर का। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी लग जाएगा, अगर सपोज ये डिपेंड करता है कि 33 kV की इस लाइन में, जिस एरिया में ये लाइन जा रही है वहाँ लोड कितना है दोस्तों। अगर लोड 150 एम्पियर है तो हम 400/1 की सीटी कहाँ लगाएंगे। अगर लोड 150 एम्पियर है, 250 एम्पियर है मान लीजिए, तो 200/1 की सीटी लगाएंगे ड्यू टू एक्यूरेसी। ये एरिया बहुत ब्रॉड है दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको। ये तो एक जनरल थोड़ा सा बस ऐसा है कि एक इंट्रोडक्शन देना है, तो वहीं से शुरू कर दिया मैं। हम लोग जब शुरू करेंगे तो सिंगल लाइन डायग्राम से शुरू करेंगे दोस्तों, एक एक कंपोनेंट के बारे में डीपली घुस के बताएंगे, आपको बता दूं। और मैं ये बताऊंगा कि किसी भी इक्विपमेंट में किस तरीके का हमारा वर्क स्टाइल होगा, क्या वर्क स्टैंडर्ड होगा कि हमारा इक्विपमेंट ज़्यादा लाइफ जिए। लोग कहते हैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर से आया हूँ, मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ यूपीपीसीएल में ये कहा जाता है कि ये ट्रांसफार्मर 27 साल चल गया, बहुत है। मैं हिंडाल्को में था तो हमारा बॉस था, वो कहता था दोस्तों कि ट्रांसफार्मर की लाइफ अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि आप जितना बढ़िया उसका रखरखाव कर सकते हैं उतना ही बढ़िया उसकी लाइफ होगी। तो ये डिपेंड करता है कि उपकरण का फेलियर हमको कैसे रोकना है। चलिए वापस लौटते हैं। यहाँ पे अगर आप सब लोग अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, 175 एम्पियर यहाँ करंट है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सीटी हम लगाते हैं वो 200/1 का लगाते हैं। 175 एम्पियर फुल लोड करंट है, 200/1 की सीटी स्टैंडर्ड है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी ये बता दोगे कि मेरा 40 MVA का HB साइड की सीटी फट गई है, तो उसको ये नहीं बताना पड़ता कि कार रेशियो का सीटी चाहिए, उसको पता है कि 200/1 का है। गाजीपुर को भी फ़ोन करोगे, नोएडा को फ़ोन करोगे, उसको पता है कि मेरे पास स्पेयर है, इसको 200/1 का चाहिए, लो भैया है, आओ स्टॉक ले जाओ अपना। अब यहाँ 200/1 का सीटी लगा है दोस्तों, और यहाँ 700/1 की सीटी आप स्पेशली बोलोगे तो कंपनी बना के देगी। लेकिन दोस्तों देखो दिक्कत क्या आती है ना, मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ, थोड़ा सा मजा आएगा आपको। अगर आप जाइए, आज की तारीख में सीटी बनाने वाली कंपनी हेप्टा केयर है, SCT गाजियाबाद है, विशाल इलेक्ट्रिकल्स है, आप जाके कहीं भी कह दो कि साहब हमको 700/1 का सीटी चाहिए, बना के दे देगा। आप जाके कहो कि 700/1 का सीटी रेशियो दे दो, वो बना के दे देगा आपको। लेकिन एक दिक्कत क्या आती है वो सुनिए। हम लोग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में पूरे यूपीपीसीएल के अंदर 33 kV साइड में 40 MVA के लिए 800/1 की सीटी स्टैंडर्ड लेते हैं। 800/1 की सीटी, जानते हैं ऐसा क्यों? जरा सोचिए। हम इस समय इलाहाबाद में हैं, हमने 700/1 का लगा दिया, गाजीपुर वाला 750/1 का। मैंने क्या कहा, आप बोलिए तो सही, कंपनी आपको बना के दे देगी। जितने का कह दोगे मैं बता तो रहा हूँ। मैं फर्टिलाइजर 132 kV FCI पावर हाउस गोरखपुर में था, तो वहाँ पे एक 33 kV की लाइन निकलती थी। VN डायर धागा बनाने वाली एक कंपनी है, उसको हमने 30/1 की सीटी गाजियाबाद से मंगवा करके इंस्टॉल करके दिया था। 30/1, नॉर्मली ये 30/1 की सीटी प्रैक्टिकेबल नहीं है। मैंने कहा ना, आप जो चाहेंगे वो सीटी रेशियो मैन्युफैक्चर डिजाइन करके आपको दे देगा। अब आप सोचिए कि हम अगर सपोज दैट ये सोचते कि यार 700 एम्पियर फुल लोड करंट है, तो वी शुड गो फॉर 700/1 एम्पियर सीटी रेशियो। क्यों हम 700/1 की तरफ नहीं गए? हम 700/1 की तरफ गए, गाजियाबाद वाला 750/1 की तरफ गया, गाजीपुर वाला 750/1 गया। एक दिन एक दिक्कत आई, एक हमारी 33 kV की सीटी फट गई अगर, और वो सीटी रेशियो 700/1 का है, तो ये पता करना दुर्लभ हो जाएगा कि गाजीपुर में 750 वाला है कि 745 वाला है कि 790 वाला है। लेकिन पूरे यूपीपीसीएल में स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है कि ये 800/1 का होना है। आप बता के देखिए पूरे यूपी के अंदर कि मेरा 33 kV का एक सीटी फट गया है 40 MVA का, तुरंत बोलेगा भैया मेरे पास 800/1 की 10 सीटियाँ पड़ी हैं, 2 पड़ी है, 1 पड़ी है, ले जाओ। स्टैंडर्डाइज सिमेट्री, एक ही सामान
एक ही जैसा पूरे यूपी में लगेगा, कहीं भी डैमेज होगा तो आपको मिलान करने की आवश्यकता दोस्तों नहीं पड़ेगा। सबको पता है कि ये 40 MBA का एक शब्द में बोले तो इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आप कह लीजिए। बिल्कुल सर, फ्लेक्सिबिलिटी आप कह सकते हैं। जैसे होता है ना सर कि अगर एक ताला बनाए और उसकी चाबी सबके पास हो तो पूरा यूपी एक साथ जब चाहेगा तब खोल लेगा। सिमेट्री, फ्लेक्सिबिलिटी। तो मेरे कहने का सेंस ये था कि यही कारण है कि हम लोग प्रैक्टिकली 800/1 का सीटी यहाँ बना देते हैं। दोस्तों मैं जो बताने आया था थोड़ी देर में वो बता नहीं पाया। ये एक सिंपल डायग्राम हमने बताया आपको। मैं आपको एक मजे की चीज़ बताता हूँ, आप सोचिएगा। आप सब लोग हमको एक बात बताइए थोड़ा सा, अगर ये 700 एम्पियर करंट है फुल लोड, 800/1 की सीटी अगर आप लगाते हैं तो जरा सीटी सेकेंडरी करंट बता दीजिए 33 kV साइड की। थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा या देखते हैं 33 kV साइड में यहाँ पे 800/1 की सीटी हम लगाए हैं तो सेकेंडरी करंट बताइए। सेकेंडरी करंट जैसे इबारती क्वेश्चन क्लास 3 में लगाते हैं तो वैसे लगाओ। ऐसे सीटी हमारी 800 एम्पियर को 1 बना के देती है सेकेंडरी में। अगर फुल लोड करंट 700 एम्पियर होगा दोस्तों तो कितना बना के देगी, ये हर बच्चा क्लास 3 वाला भी जानता है। आप लोग तो परफेक्ट आदमी हैं। यहाँ से आप इसको 700 को 800 से डिवाइड कर देंगे। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसको भाग दे के देख लीजिए, रटी रटाई बात है। 0.87 आएगा एम्पियर। कितना आएगा दोस्तों? 0.87 एम्पियर आएगा। अर्थात इस सीटी को लगाने के बाद जो सेकेंडरी करंट बन के आएगी दोस्तों, वो सेकेंडरी करंट कितनी होगी? 0.87। सुनते जाइएगा। इसके बाद 175 एम्पियर करंट एचबी साइड की है। यहां पे स्टैंडर्डाइज 200/1 का सीटी लगा है दोस्तों। आप चाहें तो एक बार वैसे ही कर लीजिए, इतना हालांकि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, तो रटी रटाई बात है। अगर 200 एम्पियर को 1 एम्पियर बना देता है सीटी तो 175 को फिर आप भाग देखिए कितना बनाएगा। जवाब आएगा 0.875। 3 अंक तक निकाल लेंगे, 0.875 कोई बात नहीं, 0.87 ही निकालिए। अब आप हमको एक बात बताइए, आप ये चाहते हो कि ट्रांसफार्मर हमारा फुल लोड से जैसे ही ज्यादा करंट जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बताता हूं। पावर ग्रिड ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं। पावर ग्रिड किसी भी ट्रांसफार्मर का 10% ओवरलोडिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अलाउ करता है। लेकिन हमारे यूपीपीसीएल का इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट पुराने हैं। जहां जहां काफ़ी पुराने ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर्स मिल जाएंगे आपको 40 MVA का जो 35 साल पुराना है। तो हम वहां पे 10% का ओवरलोडिंग अलाउ नहीं करते। हम उससे कहते हैं भैया फुल लोड पे चलाओ, जैसे ही फुल लोड से ज़्यादा हो बंद कर दो, ट्रांसफार्मर ट्रिप करा दो। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ये सीटी है, ध्यान देना, ये सीटी लेके आए, यहाँ पे एक रिले लगाए। रिले की सेटिंग एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा ब्रॉड है ये। हम लोग वापस आएंगे कभी देखेंगे इसको। तो अगर ये फुल लोड करंट सेकेंडरी 0.87 एम्पियर देता है, हम चाहते हैं कि जैसे ही 0.8 से, देखो दोस्तों, अगर हम 0.87 सेकेंडरी बोलेंगे तो प्राइमरी साइड का मतलब कितना हुआ? 700 एम्पियर। अगर हम 0.87 सेकेंडरी करंट बोलेंगे तो प्राइमरी में उस वक्त 700 एम्पियर जाएगी। दोस्तों हम ये नहीं चाहते कि 700 एम्पियर से ज़्यादा करंट हमारा ट्रांसफार्मर ले। बताइए, अब न्यूमेरिकल रिले का जमाना है, आप 0.01 का वेरिएशन कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल का जब जमाना था तो शुरुआत होती थी, पहला स्टेप 0.5, 25% के अंतराल में पहली सेटिंग 0.5, दूसरा का 0.75, तीसरा 1, चौथा 1.25, 1.5। 25% के स्टेप में ओवर करंट की सेटिंग होती थी दोस्तों। वहां 0.01 एम्पियर का वेरिएशन आप नहीं कर पाते। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल का जमाना हो ना दोस्तों तो 0.87 एम्पियर सेट नहीं कर पाओगे आप। फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी कि या तो 10.75 करो या तो 1 एम्पियर करो। 10.75 पे कर दीजिएगा ना अगर, तो 8 × 40, 8 × 7 = 56, 56 4 60 लगभग 600 एम्पियर करंट ले पाएगा वो। और अगर 1 एम्पियर कर दीजिएगा तो 800 एम्पियर ले लेगा। 100 एम्पियर का अतिरिक्त ओवरलोडिंग हो जाएगा, मजबूरी हो गई। और मैं बताऊं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए डायरेक्टर ऑपरेशन साहब भी अक्सर मीटिंग लेते हैं, मैंने देखा, हम लोग भी रहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि हर बिजली घर पर न्यूमेरिकल रिले आ जाए। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पुरानी जितनी भी IDMT रिले है उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग टाइम, हाई सेट का ऑपरेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादातर इक्विपमेंट हमारे आज की तारीख में पुराने हैं, फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, अगर इस सीटी से न्यूमेरिकल रिले जोड़ना हो ना दोस्तों तो 0.87 एम्पियर एग्जैक्ट सेट कर लोगे आप। मैं बता तो रहा हूँ 0.01 एम्पियर का, जैसे अगर कोई कहते 0.9 कर लीजिए, 0.91 कर लीजिए, उसमें सारे ऑप्शन हैं। 0.87 अगर सेकेंडरी करंट आप सेट करते हो, अर्थात 700 एम्पियर तक ले जा रहे
रहे हो इधर। अब आप बताइए इस CT से भी अगर रिले जोड़ा जाता तो जो रिले आप जोड़ते उसका सेटिंग कितने पे करते? 0.87 पे। अर्थात जब 175 एम्पियर ये फुल लोड ले रहा होगा तो जिस रिले को हमने सेट किया है उसको कहा कि भैया जैसे ही 0.87 से ज्यादा करंट होगा तुम भैया ट्रिप कर देना ब्रेकर, ओवरलोडिंग नहीं चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया हूं कि पावर ग्रिड 10% का ओवरलोडिंग 60 ड्यूरेशन के लिए अलाउ करता है, लेकिन यूपीपीसीएल में हम ओवरलोडिंग नहीं चाहेंगे। 0.87 मतलब 175 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा हो ट्रिप करा दो। यहां भी 0.87 का मतलब 700 एम्पियर। दोस्तों एक दिक्कत क्या आती है मैं बताऊं आपको, यहां आप जैसे मैं यहां की बात करता हूं, फुल लोड करंट कितनी है दोस्तों सेकेंडरी? 0.87। अब मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल बात बताता हूं कि वही अपने काम आने वाला है इस छोटे से लेक्चर में। सुनिएगा, अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन पावर हाउस के हमारे अवर अभियंता साथी ये कहते हैं कि साहब दिन भर में कम से कम 50 ट्रिपिंग होती है इस 33 kV की लाइन के, इस 33 kV की लाइन की 50 बार ट्रिपिंग होती है कम से कम। एक्चुअली है का 11 kV पे अगर हैवी फॉल्ट आ गया तो इधर का रिले अगर ट्रांसफार्मर साइड का बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो 11 kV का फॉल्ट विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द 33 kV साइड। और अगर ये 33 kV फॉल्ट रिफ्लेक्ट करता है और 33 kV तथा ट्रांसफार्मर की करंट सेटिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो बार बार ये फीडर ट्रिप करता रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन वाला परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको पब्लिक को फेस करना है। दोस्तों हम लोग ट्रांसमिशन के हैं सेटिंग कर देते हैं, लेकिन सही बात यह है कि पब्लिक को फेस करने का काम डिस्ट्रीब्यूशन आवर अभियंता साथी करता है। इस बीहड़ गर्मी में मान के चलिए अगर 20 बार 30 बार सप्लाई फेल होगी तो कहीं ना कहीं पब्लिक के गुस्से का वो शिकार होगा, जबकि उस सही बात तो यह है कि उसने अपनी लाइन की पेट्रोलिंग भी सही कर ली है। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए, ओवर करंट की सेटिंग आपने ट्रांसफार्मर की 0.87 कर लिया दोस्तों, यहां पे भी 0.87 कर लिया। गलती क्या होती है वो मैं बताता हूं आपको, सुनिएगा जरा, देखिएगा। देखिए अगर हम लोग हाई वोल्टेज साइड में HV साइड का ट्रांसफार्मर का HV साइड का ओवर करंट, नॉर्मल ओवर करंट रिले की सेटिंग करेंगे फुल लोड पे तो 0.87 एम्पियर करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों? 0.87। अब आपको मैं बताऊं, हर अवर अभियंता साथी हमारा जानता है कि नॉर्मल ओवर करंट की सेटिंग 0.87 पे तो आपने कर दिया, इसके नीचे आप TMS डालते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस में TMS क्या होता है मैं सब बताऊंगा। नॉर्मल प्रैक्टिस में TMS 0.25 से लेकर के 0.3 तक TMS रखने की आदत है लोगों को फील्ड में। इसके बाद जो समस्या आती है वो क्या आती है, जैसे ही आप हाई सेट ओवर करंट करते हैं, हाई सेट ओवर करंट जिसको फील्ड में हमारे साथी इंस्टंटेनियस करंट सेटिंग कहते हैं, इंस्टंटेनियस करंट सेटिंग, हाई सेट या इंस्टंटेनियस करंट सेटिंग। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, ओवर करंट 10.87 एम्पियर है तो एक थंब रूल पुराने जमाने 40 साल से चला आ रहा है कि भैया हाई सेट की सेटिंग ओवर करंट वाले का 5 गुना कर दो। अब मैं आपको बताता हूं यही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। अगर आप वही 40 साल पुराना थंब रूल 0.87 एम्पियर का 5 गुना दोस्तों यहां कर दोगे तो 5 7 35 5 40 3 43 4.35 एम्पियर आपने कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 4.35 एम्पियर हाई सेट की सेटिंग आपने कर दिया कि अगर कोई हैवी फॉल्ट आ जाए, मेरी बात सुनिएगा, अगर कोई हैवी फॉल्ट आ जाए यहां कहीं पर भी तो ये 4.35 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफिनिट टाइम कैरेक्टरिस्टिक देके, देखो हो सकता है कि थोड़ा कम मजा आ रहा हो, उसकी वजह यह है कि हमको ये भी बताना पड़ेगा कि डिफिनिट टाइम क्या होता है। जब हम लोग शुरू करेंगे ना तो एक तरीके से आप मान के चलिए कोरिलेट कर देंगे सारी चीज को, पहले ये है फिर ये है फिर ये है, धीरे धीरे करके। अभी जनरल बात बता रहा हूं मैं। डिफिनिट टाइम कैरेक्टरिस्टिक में हाई सेट करते हैं दोस्तों, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि 40 मिली सेकंड से लेके 50 मिली सेकंड का डिले दे देते हैं। 40 मिली सेकंड का से लेकर के 50 मिली सेकंड तक का डिले दे देते हैं कि जब हाई सेट करंट 4.35 एम्पियर या उससे ज्यादा जैसे जाए 40 मिली सेकंड का टाइम दे दोगे तो 40 मिली सेकंड बाद ये ब्रेकर खुल जाएगा, 50 का टाइम दे दोगे तो 50 मिली सेकंड बाद खुल जाएगा। ये 4.35 दोस्तों 40 साल पुरानी स्ट्रेटजी, जब आपको मैं बता रहा हूं 2007 में जब मैं आया था तो उस समय उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम डिमांड लगभग 14,500 मेगावाट थी।
और आज की तारीख में, अभी उस दिन डॉक्टर साहब बता रहे थे ऑनलाइन में कि कम से कम 23,500 से 24,000 मेगावाट है। मतलब अगर 2007 से लेकर के 2020 की बात करें तो 13 सालों में 14 दूना 28, लमसम दुगुना हो गया, लमसम दुगुना। इसका मतलब है कि जहाँ पे हमारे 1 फीडर थे वहाँ 2 फीडर हो गए, रेटिंग्स बढ़ गई, करंट करेंगे, कंडक्टर हमको बढ़ाने पड़ेंगे इस तरीके से। चलिए बात करते हैं ये सेटिंग गलत क्यों है, गलत क्यों है। और ये जो सेटिंग आप डालते हो ना दोस्तों 4.35, यही इकलौती गलत सेटिंग है जिसके कारण अगर फीडर 33 केवी पे कोई पेड़ गिर जाए, हैवी फॉल्ट आ जाए, तो ये 33 केवी के साथ साथ ये 40 MVA ट्रांसफार्मर भी निकल जाता है। दोस्तों ये 33 केवी तो आप एक बार ट्राई ले लोगे, लेकिन बाद में ये 40 MVA ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए 4 ठो कोड लेना पड़ता है, पनकी से यहाँ वहाँ से, और हो जाता है डिले। और सफरर कौन होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन वाला। अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट कहाँ होगा? डिस्ट्रीब्यूशन के जे हिसाब पे। तो अल्टीमेटली ये जो दोस्तों, मैं तुमको एक बात बताता हूं, ऐसा तुम लोग करोगे और इसका फायदा देखोगे दोस्तों। 4.35 एम्पियर जो हाई सेट की करंट रखे हो, 50 साल पुराना थंब रूल 5 गुना वाला, आज उसको बदल देना है, आज ही बदलना है उसको। दोस्तों सबसे पहले तुम फॉल्ट करंट निकालो। फॉल्ट करंट का फार्मूला होता है दोस्तों किसी भी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का, जनरेटर हो, हटाने से, जैसे मान लीजिए कोई अल्टरनेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, कोई भी डिवाइस हो 3 फेज का, उसके फॉल्ट करंट को निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों फुल लोड करंट गुणे 100 बटा, दोस्तों कभी भी मन करे ना तो एक बार ट्रांसफार्मर का जा करके स्विच यार्ड में नेम प्लेट देख लेना। उस ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे दोस्तों परसेंटेज इंपीडेंस लिखा रहता है, 100% लिखा होगा। अब ये मत कहिएगा, अगर तुमको ये लगता है कि बहुत पुराना ट्रांसफार्मर है, ठेकेदार ने पेंट कर दिया, डोंट वरी। 40 MVA से ले 20 MVA से लेकर के 63 MVA ट्रांसफार्मर का थंब रूल बना लो, 8.5 से 9% परसेंटेज इंपीडेंस लिख लेना, कभी गलत हो जाए तो बताना हमको। फुल लोड करंट गुणे 100 बटा परसेंटेज इंपीडेंस, परसेंटेज इंपीडेंस दोस्तों ये फार्मूला है। इस फार्मूले से फॉल्ट करंट प्राइमरी साइड का निकलेगा दोस्तों। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, अगर मैं ये मान लूं कि 40 MVA ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट अभी आप ही लोग निकाले हो 132 साइड का, 175 एम्पियर प्राइमरी करंट है दोस्तों, तो चलिए फुल लोड करंट वाले फार्मूले की जगह 175 रखिए पहले, फिर 100 का गुणा करिए और जाइए देख के आइए 40 MVA ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे मैं बता रहा हूं 8.5 से 9%। भाग ओग देने में सुविधा हो, आप अगर कहें तो 10% ले लें। परसेंट का मतलब ये नहीं कि 10 बटा 100 कर दिए, वो परसेंटेज खुद ही है, डायरेक्ट 10 रखिए। अब आप देख लीजिए 10 दहा में 100, सुन लीजिए दोस्तों 1750 एम्पियर की करंट आई उस वक्त। ये करंट उस वक्त का कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूं, यहां फॉल्ट करंट बहेगा जब ये तीनों के तीनों कंडक्टर टूट के गिर जाएं, मतलब इससे हैवी फॉल्ट सिस्टम पे नहीं हो सकता। ये 1750 एम्पियर दोस्तों अगर प्राइमरी साइड में यहां फ्लो कर जाएगा दोस्तों, तो वो सीटी बैठा है, वो कह रहा है भैया कि 200 को हम 1 बना देते हैं, 200 एम्पियर को हम 1 बना देते हैं। बहुत हैवी फॉल्ट आया है, 1750 एम्पियर को कितना बना देंगे, तो ज्यादा के वास्ते कम के भाग 1750 बटा 200 कर दीजिए। इसको आप दिखाएंगे तो लगभग 20 अट्ठे 160 और लगभग 8.7 मतलब समझ लीजिए फुल लोड करंट 0.87 है और शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट करंट आप निकाल पाए 8.7 एम्पियर। दोस्तों आप देख लीजिए 8.7। अब वो गलती को सोचिए जो 20 साल से करते आए हैं। जो करंट आप 4.35 पे रखा करते थे दोस्तों, उसकी वास्तविक सेटिंग होनी चाहिए थी 8.7, मतलब लगभग दुगुना। आज यही रिले का हाई सेट अगर 4.35 की जगह 8.7 रखे होते ना दोस्त, तो ये 33 kV की लाइन टूट के गिर जाती, लेकिन यहीं से ब्रेकर खुलता, ये ट्रांसफार्मर कभी ना ट्रिप करता। और अगर ये ट्रांसफार्मर ना ट्रिप करता, मैं कहता हूं लाइन गिर गई, पेट्रोलिंग कराओ, ठेकेदार बुलाओ, लगवा लो, सब चलेगा। लेकिन कम से कम इस ट्रांसफार्मर के भरोसे एक ही 33 केवी फीडर थोड़ा निकलता है भैया, 4 ठो निकलेगा, 4 ठो। तो कम से कम ये गए तो बाकी तो बचे रहे ना, ये हमारा सप्लाई कंटिन्यूटी है, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा सा, आज सर लोग आए थे, आज शुरुआत थी, तो एक बार राज्य विद्युत जूनियर इंजीनियर परिषद के उत्तर प्रदेश के जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है, उस पर सब सारे अपने साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखो, हम लोग जिस लायक हैं
तुम जब भी कर दोगे, जिस लेवल पे कर दोगे, इस समय हम लोग कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं कोविड-19 का बहुत लंबा चौड़ा टेंशन है। जो कर सकते हैं, जो आप अपनी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट टाइम, जैसा हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष साहब बताएंगे, उसके हिसाब से हम लोग अपना शेड्यूल बना लिया जाएगा। मैं गारंटी बता रहा हूं कि एक बिजली घर, चाहे वो 132 का हो, चाहे 33 का हो, चाहे 400 का हो, अकेले हम लोग खड़े होकर बनवा देंगे, बनवाने की औकात रखते हैं, क्योंकि हमने पेचकस और प्लास से काम किया है। इसीलिए मैं आप सबको सजेस्ट करता हूं, कभी भी किसी लाइन का शटडाउन होना दोस्त, शटडाउन का टैग 10 पड़ा रहे, डोंट वरी, कभी बिलीव ना करो जब तक अपनी आंख से न देख लो। जाके अपनी आंख से देखो, अपने हाथ से ब्रेकर का ओपनिंग देखो, आइसोलेटर को खोल के देखो, तुम आश्वस्त हो जाओ, फिर काम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ्टी फर्स्ट। बहुत सारे हमारे अभियंता साथी, जैसे अभी आपने सुना, अभी एक प्रदीप और अभियंता साहब थे, उनका कैपेसिटर बैंक वाली स्टोरी आपने सुना। इस तरीके की जो घटनाएं होती है ना दोस्तों, ये दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करके, दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई सगा नहीं है, कि न ब्रेकर सगा है, न ट्रांसफार्मर सगा है। अपनी आंख पे भरोसा रखिए, आप स्वयं काम करिए, कहीं ना कहीं आप बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे, बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, बहुत सेफ काम कर पाएंगे। अब हम लोग जब भी मुलाकात करेंगे तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 4 दिन बाद अगर हम लोग आते हैं लाइव, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो इन 4-5 दिनों में ना एक समरी बना लो। CGL के ब्रेकर में प्रॉब्लम है, हाँ, इसके अलावा जैसे स्टील मेक का ब्रेकर है, इसके अलावा सीमेंस का ब्रेकर है। आप अपनी स्ट्रेटजी बता दो, प्रॉब्लम बताइए, हम उसका रेमेडियल एक्शन लेके उपस्थित हो जाएंगे आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, एक बार केंद्रीय अध्यक्ष जी अगेन दोबारा आइए सर, आइए सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर पंकज गुप्ता जी। हम समझते हैं कि आज का जो ये एक छोटा सा हमारा प्रयास है, आप लोग इसको ज़रूर अपने अंदर ग्राह्य करेंगे। और जैसा कि इंजीनियर गुप्ता जी का मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने, चूँकि ये एक काम को जब अपने हाथ से आदमी करता है तो उसके आत्मविश्वास का एक अलग लेवल होता है, और उसी लेवल से आज इन्होंने आपके सामने सारी बात रखी, और आगे भी उसी कॉन्फिडेंस, उसी आत्मविश्वास के साथ आपको सारी बातें बताएंगे। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, जो संगठन प्रयास कर रहा हो, जिसको जो आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता, वो मात्र इतना है कि इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम पूरे प्रदेश में आ रही हैं, यद्यपि इन्होंने ज़्यादातर उदाहरण पूर्वांचल का दिया, लेकिन मैं पूरे प्रदेश में कह रहा हूँ, चाहे सहारनपुर में हो, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे कानपुर में हो, कन्नौज में हो, या आपके बरेली में हो और गोंडा में हो, कहीं भी अगर कोई अनपरा में हो, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप निसंकोच भाव से अपने प्रॉब्लम्स को संगठन को भेजें, केंद्रीय महासचिव जी को भेजें, अध्यक्ष जी को भेजें, और हम लोग उसको कलेक्ट करके और उसकी रेमेडी के साथ, और जो भी आपकी जिज्ञासा है उसके साथ अगला एपिसोड आपके बीच लेकर के आएंगे। और जो एक डिस्टेंस लर्निंग या कह लें कि ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से एक हमारा प्रयास है, वो सफलतापूर्वक आगे सफलीभूत हो और आप सबको उसमें पूरा लाभ मिले, इसका हम प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप कोई आज के इस प्रेजेंटेशन से ज़रूर लाभ हुआ होगा, और आगे भी आप इसमें पूरा शिरकत करके, आगे हम ऑनलाइन इसको कराएंगे। इसको आज तो केवल रिकॉर्डेड वे में जा रहा है, लेकिन आगे हम ऑनलाइन कराएंगे कि आप ऑनलाइन उसमें जुड़ें और सारी बात बताएं और अपना समाधान पाएं। धन्यवाद मित्रों, जय संगठन।